नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। नया साल शुरू होते ही निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2026 में एसेट एलोकेशन करें कैसे, क्योंकि 2025 में तो इक्विटी में इतना उतार चढ़ाव रहा। गोल्ड खूब जमकर चमका इस दौरान। रियल एस्टेट में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। डेट और फिक्स्ड इनकम ने भी स्टेबिलिटी दी पोर्टफोलियो को। ऐसे में 2026 में क्या होनी चाहिए? सभी एसेट क्लास को लेकर परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जिससे कि नए साल में बिल्कुल आराम से पैसा बनता रहे और बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो भी बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो झेल ले। इसी को जानने की करेंगे आज हम कोशिश हमारे शो में हमारे साथ है त्रिवंता वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह और रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो एयर एंड का ये शो हमारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज एसेट एलोकेशन की कौन सी स्ट्रैटेजी जो 2026 में हमें लेकर जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कीर्तन, आपके पास मैं आती हूँ। आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिहाज से 2025 को कैसे देखते हैं आप? आई थिंक स्मिता जी, सबसे पहले तो 2025 थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज था। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। निफ्टी बिल्कुल हिला नहीं है। 8-10% का रिटर्न था निफ्टी में। और अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखें तो उन्होंने निफ्टी जितना भी अच्छा नहीं किया है। स्मॉल कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-7% नीचे था कैलेंडर ईयर 25 में। तो इक्विटी की माने तो इक्विटी तो लार्जली कंसोलिडेट हुआ है अक्रॉस मार्केट कैप। अगर आप फिक्स्ड इनकम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है फिक्स्ड इनकम में थोड़े से निवेशक खुश नहीं थे, क्योंकि आरबीआई के 125 बिप्स कट करने के बाद भी लॉन्ग ड्यूरेशन जैसे फंड्स में जो कैपिटल गेन्स की एक्सपेक्टेशन थी वो कैपिटल गेन्स आए नहीं, क्योंकि यील्ड्स पहले ही गिर चुकी थी आरबीआई के रेट कट करने पर। और जब आरबीआई ने रेट कट किया तो यील्ड्स थोड़ी सी रिवाइव हो गई। तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स भी उतने खुश नहीं थे। पर हाँ, ऑफ कोर्स एक सेक्शन बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो है गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर्स। आई थिंक जिन्होंने भी प्रेशियस या अदरवाइज बेस मेटल्स में भी इन्वेस्ट किया था, वो सब बहुत खुश थे। अगर आप देखें आज तक, आप पिछला 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, उसके पहले थोड़े से मॉडरेट इन्वेस्टर्स को बैलेंस एडवांटेज फंड जनरली रेकमेंड किया जाता था। पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पिछले 12-18 महीनों में जिस तरीके से प्रेशियस मेटल्स ने रैली दिखाई है, अब वही बैलेंस एडवांटेज फंड्स के इन्वेस्टर्स मल्टी एसेट एलोकेटर फंड्स में शिफ्ट हो रहे हैं या उन्हें उधर जाने की सलाह दी जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इक्विटी बहुत ही कंसोलिडेटेड था, फिक्स्ड इनकम भी उतना ग्रेट नहीं था। आई थिंक मल्टी एसेट फंड्स और कमोडिटी रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की थी वो 2025 में डेफिनेटली डिड अ बेटर जॉब। बिल्कुल, और इसीलिए कीर्तन हमने देखा भी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, क्योंकि हाँ, जाहिर सी बात है उसमें गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्स था और उसका एक कहीं ना कहीं एडवांटेज दिखा उस फंड को मिलते हुए। अब आपके पास हर्षवर्धन आती हूँ मैं, और सेम वही क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2025 आप कैसे याद रखना चाहेंगे इसे? तो वेल स्मिता, आई मीन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है कि यस, इक्विटी इन्वेस्टर्स बहुत निराश हुए थे। इनफैक्ट जो नए इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं समझते, उनके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर देता, इससे अच्छा तो मैं गोल्ड एंड सिल्वर ले लेता। तो वेल, हाइंडसाइट में अगर हम देखते हैं, हम रियर व्यू मिरर में अगर सारे रिटर्न्स या परफॉर्मेंस देखते हैं, तो बहुत सारे सवाल इन्वेस्टर्स के मन में आएंगे। बहुत ये फैक्ट का मैटर है कि इन्वेस्टर्स थोड़े इम्पेशेंट भी हुए हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न देता है, लेकिन अभी जो गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न दिया है, गोल्ड मान लीजिए पिछले कैलेंडर ईयर में करीबन 80% रिटर्न दिया है, सिल्वर ने 145% रिटर्न दिया है। सो जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेसेस थे वो सारे चैलेंज हुए हैं 2025 में। लेकिन ये एक अच्छा मौका भी था लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करने का, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को टेस्ट करने का टाइम था। सो आई थिंक जो डीआईवाई इन्वेस्टर्स थे, जो खुद से इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके मन में बहुत सारी चीजें आई होंगी कि किस तरह से वो अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करें। लेकिन जो अगर एडवाइज्ड पोर्टफोलियोज है, आई एम श्योर उन्होंने अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन किया है। एटलीस्ट दिस इज हमारा एक्सपीरियंस जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा ट्वीकिंग हुई नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कॉल आए थे कि भाई हम चेंजेस कर ले, लेकिन ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन का जो डिसिप्लिन है, जो फंडामेंटल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स ने मेंटेन किया है। सो आई थिंक ये क्लियर डिवाइड हुआ है फॉर एडवाइज्ड एसेट्स एंड डीआईवाई इन्वेस्टर्स के बीच में। और वो चीज हम देखेंगे अगले साल में, जब उनके पोर्टफोलियोज में कुछ भी अगर चेंजेस होगा,
जो अगर मान लीजिए इक्विटी का जो कंसोलिडेशन फेज था वो खत्म हो जाए और इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये फेज हम अभी अगले साल ऑनवर्ड्स देखना चालू करेंगे। बिल्कुल। और ये पूरा साल एक फोमो का भी रहा, और ख़ास करके जो जैसे जैसे ये साल ख़त्म हुआ वैसे वैसे वो फोमो और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। वो फोमो था गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन ले लें, अगर है पहले से तो और बढ़ा लें, अगर कौन सा ऐसा फंड ले लें जिससे कि उसका एलोकेशन मिल जाए, और ये बहुत ज़्यादा हमने देखा भी। बहरहाल एक और फोमो रहा कीर्तन, और वो रहा इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर का अपने पोर्टफोलियो में। क्या आपको लगता है कि 2026 में भी ये कंटिन्यू रह सकता है? और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप दोनों ही, यानी कि ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट, इन दोनों के बीच में किस तरीके का कोरिलेशन रहा, ये भी समझाइए। स्मिता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 शायद इंडियन या डोमेस्टिक मार्केट्स अच्छा करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से। अब मैं आपको तीनों सिचुएशन समझाता हूँ। आई थिंक आज हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शायद पिछले 12-15 महीनों में निफ्टी ने 8-10% रिटर्न दिया है, नेस्डैक 20% ऊपर है, और इमर्जिंग मार्केट्स MSCI 30% ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है कि नियर टर्म में शायद बहुत बड़ी रैली ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करने से जो मिल सकती थी वो छूट गई है, क्योंकि हम इंडिया मार्केट में इन्वेस्टेड थे। पर अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें, मान लीजिए अगर आप एक 10 साल का भी व्यू देख रहे हैं, तो 10 साल का अगर आप डेटा देखें तो यूएस को छोड़कर ऐसा कोई मार्केट नहीं है ग्लोबली जिसने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया है, इवन डॉलर टर्म्स में। तो अगर आप 10 साल का मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक यूएस तकरीबन 13% पे डॉलर टर्म्स में, इंडिया सबसे सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है 8.3 पे, और अगर आप चाइना देखें वो तो 4.4% पे। तो ये जो लेटली हम रैली देख रहे हैं उसकी वजह से शायद ये फोमो बिल्डअप हो रहा है कि ग्लोबल इक्विटी में अगर हम निवेश नहीं करेंगे तो मिस आउट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 12-15-18 महीनों में जो टाइम करेक्शन इंडिया मार्केट्स में हुआ है, वो टाइम करेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक मार्केट्स को वापस प्ले करने के लिए। एक सिंपल दूसरा एग्जांपल दूंगा, ये बहुत ही नरेशन चल रहा है आई थिंक स्पेसिफिकली को चाइना को लेकर, कि चाइना अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है 100%। अगर आप चाइना का लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो प्राइस टू इक्विटी तकरीबन 17.6 है, और आज 16-16.5 प्राइस इक्विटी पे ट्रेड कर रहा है चाइना। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइना का अर्निंग्स देखें तो रफली 3.6 है। हाँ, इंडिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लॉन्ग टर्म एवरेजेस से, पर इंडिया 9.1 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अर्निंग्स को ध्यान में रखे, आज का आप IIP नंबर्स देख ले या टाइम कंसोलिडेशन देख ले, इन सबको अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्यू में सबको लाकर देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली 2026 डोमेस्टिक मार्केट्स बहुत अच्छा करेंगे वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स। और ये एक चर्चा हर बार होती है कि रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब हम देख रहे हैं कि इंडिया ने 10 सालों में 8.3% कैगर दिया है डॉलर टर्म्स में, वो उस समय पर हम डिस्कस कर रहे हैं जब 2025 में रुपी 6% ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है और सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर चुका है ग्लोबल मार्केट से, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों से। ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो डॉलर टर्म्स में, तो आई थिंक इट इज़ क्लियरली एस्टेब्लिश कि आप जिस रेट से ग्रो हो रहे हो या अर्निंग्स ग्रो हो रही है 9.1% से, ये बहुत ही टेम्पररी फेज है और ये एक एक्यूमुलेशन फेज है। मुझे ऐसा लगता है जो ये कंसोलिडेशन फेज एक बार खत्म होगा तो डोमेस्टिक मार्केट्स बहुत बेहतर करेंगे। और अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो गोल्ड ऑलरेडी आपको रुपी डेप्रिसिएशन से बचाता है। तो मान लीजिए अगर गोल्ड 12% का रिटर्न दे रहा है तो 9% रिटर्न गोल्ड का है और 3% रुपी डेप्रिसिएशन का। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो आपको एडिशनली ग्लोबल इन्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है रुपी डेप्रिसिएशन को कैप्चर करने के लिए, वो गोल्ड में ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो 2026 मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉबेबली इंडिया का मार्केट होगा। बिल्कुल, और इसी होप के साथ आगे बात करते हैं इस पर कि इस बार फोमो वाले तो हाँ इन्वेस्टर्स रहे, लेकिन इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी रहे हर्षवर्धन, हम देखते हैं जो अक्सर फिक्स्ड इनकम में आराम से पैसा लगाकर और बड़ा रिलैक्स रहते हैं। उन्होंने इस बार जब देखा इक्विटी एक्सपोजर वाले फंड्स को गिरते हुए तो उन्हें लगा कि देखो इसीलिए हम इतना सेफर साइड में हमेशा रहते थे फिक्स्ड इनकम के साथ। आपके हिसाब से 2026 में फिक्स्ड इनकम वर्सेस म्यूचुअल फंड, इसकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
तो बस स्मिता देखिए, अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की जो स्ट्रैटेजी है, वो आपके टाइम होराइजन, आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके गोल पर डिपेंड करती है। अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, व्हिच मीन्स आपका 8 टू 10 इयर्स के बियॉन्ड आपका गोल है, व्हिच मीन्स इट कुड बी रिटायरमेंट, इट कुड बी बच्चों की हायर एजुकेशन को लेके या और कोई गोल्स हैं जो आपके लॉन्ग टर्म के हैं, तब आपको चाहो ना चाहो आपको इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में लेना ही होगा। आप चाहे कितने भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अगर आप इक्विटी ऐड नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो इन्फ्लेशन को बीट करना लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो जाएगा। तो कहने के जो आपका सवाल था कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आई थिंक स्ट्रैटेजी को एसेट वाइज नहीं देख के आप अपने गोल, टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट को देख के बनाएंगे। तो अगर आपका ये उदाहरण जो मैंने आपको दिया लॉन्ग टर्म का, रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, अगर ये 8-10 साल के बियॉन्ड है, तो आपका एसेट एलोकेशन में आपको इक्विटी रखना होगा। वो मात्रा आगे पीछे कर सकते हैं आप कि भाई आप अगर बहुत कंजर्वेटिव हैं, आप रिस्क अवर्स हैं, तो हो सकता है इक्विटी आप 20 या 30 या 40% ही रखें, लेकिन आपको ऐड करना होगा। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इक्विटी को 60-70% तक लेके जा सकते हैं और डेट को कम कर सकते हैं। उसी तरह आपके अगर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपको इमरजेंसी फंड बना रहे हैं या 1 या 2 साल में आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपका डेट में एक एक्सपोज़र ज़्यादा होगा। अगर आप डेट में एक्सपोज़र ले रहे हैं, सो डेट में आपका इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं? एक है ऑफ कोर्स आप फिक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में जो आपका सवाल है कि भई आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डील करें? तो जहां तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, इनकी एक खासियत क्या है कि आप जब एज एन इन्वेस्टर पैसा जमा कर रहे हैं, आपको पता है एग्जैक्टली आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते वक्त आपको रिटर्न्स की विजिबिलिटी है, आपको पता है कि 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है आपको कितना इंटरेस्ट ग्रॉस लेवल पे मिलने वाला है, फिर आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए वगैरह। अब म्यूचुअल फंड की जब डेट स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें जमा करते वक्त आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि एंड में रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि मार्केट ड्रिवन होता है। इंटरेस्ट रेट जो वहां पे आपका रिटर्न जनरेट होता है, वहां पे इंटरेस्ट बोल के आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपको रिटर्न्स जनरेट होते हैं। तो रिटर्न्स किस पे डिपेंडेंट है? जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट्स होते हैं, आरबीआई पॉलिसीज हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं जिसकी वजह से जो रिटर्न्स आपको जनरेट होता है वो डायनामिक होता है। तो आपको 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है और ये डिफरेंस कई इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट साइकिल, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स को समझते हैं, वो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो ये आउटलुक नहीं समझते और वो बोलते हैं मुझे क्लियरिटी बताओ भाई कि कितना ब्याज मिलने वाला है, तो उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। रिटर्न्स आप लगभग समझिए आस-पास रहेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स के टू बिगिन विद। हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते हैं, सिंपल रखते हैं, तो लगभग आपको आस-पास मिलेगा। अगर ऑफ कोर्स थोड़ा अगर कैपिटल गेन्स की प्रोबेबिलिटी इंटरेस्ट रेट घटने पे है, तो वो म्यूचुअल फंड्स में होती है। लेकिन हम उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जा रहे हैं। तो लगभग आस-पास सेम रहेगा, टैक्सेशन भी सेम है, सिर्फ आपको ये समझना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। आपको फिक्स्ड लॉक इन करना है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है विद अ पेनल्टी आप निकाल सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में आप जितना चाहो निकाल सकते हैं, कोई एग्जिट लोड का एक पीरियड होता है, उसमें आप कभी भी निकाल लें। तो आई थिंक स्मिता, जो आपका सवाल था कि स्ट्रैटेजी क्या बनाए, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप रिटर्न ये सब ना देखें डेट के लिए। डेट के लिए आप इतना देखें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट समझ में आता है और कौन सा आपको सूट करता है, उस हिसाब से एलोकेट करें। ऑफ कोर्स ओवरऑल एसेट एलोकेशन प्लान जो है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट और गोल के हिसाब से डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल्स का एलोकेशन आप वैसे बनाएंगे। स्ट्रैटेजी आपकी फिक्स्ड इनकम और डेट पे, लेकिन कीर्तन आपकी तरफ से भी मैं चाहूंगी 2026 को लेकर आप कितने बुलिश हैं डेट और फिक्स्ड इनकम दोनों को देखते हुए? आई थिंक स्मिता जी, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी इंडिया में थोड़ी सी कमज़ोर है। 25 बिप्स 0.25% जितना रेट कट डेफिनेटली हो सकता है, और उससे ज़्यादा रेट कट की गुंजाइश मुझे लग रही है थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अब जिस तरीके से या जिस तेज़ी से कमोडिटी प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देख रहे हो ग्लोबली, शायद बहुत रूम नहीं बचेगा आरबीआई के पास। हैविंग सेड दिस, ये बहुत ही क्लियर है कि सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत ही नीचे है, और शायद आरबीआई जो कंफर्ट जोन है 4 से 6% के बीच में, उससे काफ़ी नीचे है। तो थियोरेटिकली आरबीआई के पास बहुत रूम है अगर आरबीआई करना चाहे। पर अगर आप पिछले 2 महीनों से आरबीआई जो कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा गौर से देखें, वो अलग अलग तरीक़ों से ओएमओ थ्रू, यूएसडी आईएनआर स्वैप के थ्रू
लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यील्ड कर्व मैनेजमेंट ज़्यादा है और उसे वो कंटिन्यू करेंगे और शायद रेट कट ना करें। तो अगर रेट कट यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं होंगे इंडिया में, जो हमें लगता है हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो ड्यूरेशन रिलेटेड फिक्स इनकम प्रोडक्ट शायद यहाँ से उतना अच्छा ना करे, जो शायद एक कॉन्ट्रा व्यू है, क्योंकि मार्केट आज एक्सपेक्ट कर रहा है कि ड्यूरेशन अच्छा करेगा, पर हमें ऐसा लगता है यहाँ से ड्यूरेशन अच्छा नहीं करेगा। हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल शायद यहाँ से बॉटम आउट हो चुकी है। यहाँ से अगर आपको 18-20 महीने के लिए पैसा निवेश करना है तो क्रेडिट साइकिल बहुत अच्छा करेगी। पर डिस्क्लेमर, क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिटेल प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड है। पर 2026 में हमें ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट रिस्क बेटर करेगा ड्यूरेशन से। ओके, तो कुल मिलाकर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेट और फिक्स्ड इनकम पर, और आगे भी हम बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए 2026 में एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, उस पर जानेंगे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह भी। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 2026 में एसेट एलोकेशन की क्या हो स्ट्रैटेजी और कैसे आपके पोर्टफोलियो में या तो आपको बने रहना है या फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, यही हम जानने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ लगातार दो मेहमान बने हुए हैं, कीर्तन शाह और हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, अब जरा 2026 के लिए एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, ये भी बता दीजिए। वेल स्मिता, अगेन हम एक साल के हिसाब से या मार्केट के रिटर्न्स को देखते हुए हम एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है कि आपकी जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है वो मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के हिसाब से, मान लीजिए आप इक्विटी डेट रखते हैं, ताकि इक्विटी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो डेट उसके लिए एक स्टेबल रिटर्न के तौर पे वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप प्रेशियस मेटल्स ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स आपको चाहिए। सो स्ट्रैटेजी जब भी आप बनाएंगे, आप पास्ट रिटर्न्स देखते हुए, मान लीजिए 2025 में गोल्ड एंड सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि 2026 में हम गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन बढ़ा देंगे प्योरली बिकॉज 2025 में उन्होंने बेटर रिटर्न दिया। और 2025 में इक्विटी ने कम रिटर्न दिया तो आप निराश होकर 26 में उसकी एलोकेशन कम नहीं करेंगे। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि जो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे वो आपकी टाइम होराइजन को, आपकी रिस्क एपिटाइट को और आपके गोल्स को मद्देनजर रखते हुए आप डिजाइन करेंगे। और इररिस्पेक्टिव ऑफ, आपने मान लीजिए उदाहरण के रूप में इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन दे रखा है और इक्विटी ने ऑफ कोर्स निराश किया है 2025 में, तो आप वही स्ट्रैटेजी को लेके फिर भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका जो टाइम होराइजन है वो सिर्फ 2026 के एंड तक नहीं है, आपका टाइम होराइजन 8 या 10 साल का है। तो आप अभी इस मौके को का फायदा उठाएंगे जब इक्विटी सबड्यूड रिटर्न दे रहा है, जब कम रिटर्न दे रहा है, तो आपको लोअर एनएवी पे या लोअर रेट्स पे आप इक्विटी अक्यूमुलेट कर रहे हैं। वही एग्जैक्ट पर्पस है आपका एसआईपी करने का, कि इररिस्पेक्टिव मार्केट साइकिल जो है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर मार्केट लेवल पे आप एवरेज करते रहेंगे। उदाहरण के रूप में आप उल्टा कर लीजिए कि मार्केट गिरा हुआ है तो आपने अपनी एसआईपी कम कर दी और गोल्ड और सिल्वर में आपने बढ़ा दिया, क्योंकि आपने देखा कि उसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब 2026 में आप कम इक्विटी एलोकेट अक्यूमुलेट कर रहे हैं और गोल्ड एंड सिल्वर को ज्यादा अक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना एसेट एलोकेशन को ट्वीक किया है। जब मार्केट टर्न अराउंड होगा तब आपने जो लोअर फेज में, जब जो मार्केट जब परफॉर्म नहीं कर रहा था उसमें आपने कम यूनिट्स एलोकेट किया, अक्यूमुलेट की है, तो जब मार्केट बढ़ेगा उसका फायदा आपको मिलेगा ही नहीं। सो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि हम बहुत एज रिटेल इन्वेस्टर हम टेम्प्ट होते हैं कि भाई हम हायर रिटर्न वाले प्रोडक्ट में हम ज्यादा एलोकेट करें, लेकिन यही टाइम है जब आपको अपना डिसिप्लिन बना के रखना है, आपको पेशेंस रखना है और कन्विक्शन रखना है कि आपने जो सोच के एक एसेट क्लास में एलोकेशन किया था वो आप कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, अगर टैक्टिकल एलोकेशन आपको करना है, विच मीन्स आप कोई चीज की टाइमिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ने में आ रही है कि सिल्वर की सप्लाई कम है वगैरह वगैरह, जो इतनी सारी चीजें हम सुन रहे हैं, अगर आप वहां पे टैक्टिकल एलोकेशन करना चाहते हैं, विच मीन्स कि आपके जो प्राइमरी एसेट एलोकेशन उसको डिस्टर्ब ना करें, उसके अलावा आपके पास अगर कुछ फंड्स हैं तो उसको आप मार्केट टाइमिंग के हिसाब से एक टैक्टिकल एलोकेशन कर सकते हैं, बट डोंट डिस्टर्ब आपका मेन जो प्लान है, जो मेन फाइनेंशियल प्लान है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है अपने इन्वेस्टमेंट्स का, उसको ट्वीक ना करें।
टैक्टिकल एलोकेशन के लिए सेपरेटली मार्केट टाइमिंग के हिसाब से अगर आपके पास फंड्स हैं, तो वो आप गोल्ड, सिल्वर या जैसे आप उसको मार्केट टाइमिंग करना चाहते हैं, उधर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 2026 के लिए हर्षवर्धन रुंगटा की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके सामने है। और अब कीर्तन के पास चलते। कीर्तन, बताइए ज़रा आपकी तरफ से क्या होगी दर्शकों को 2026 के लिए एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी? आई थिंक मैं कंप्लीटली कंकर करूंगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी कोर एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना चाहिए। पर जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं, हम 80% पोर्टफोलियो को कोर रखते हैं और 20% टैक्टिकल या सैटेलाइट पोर्टफोलियो रखते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखकर निवेश करें। तो अगर क्वेश्चन ये है कि 2026 में पैसा कहाँ पर निवेश करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में आपको इंडिया इक्विटी लार्ज कैप में पैसा रोकना चाहिए। लॉजिक बड़ा सिंपल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 12, 15, 18 महीनों से मार्केट्स इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि एक तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था और उसकी वजह से, और इन जनरल करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से एफआईआईज ने तकरीबन 2,20,000 करोड़ का इंडिया इक्विटी कैलेंडर ईयर 2025 में बेच दिया है। अब अगर आप देखें तो होगा ये कि जैसे ही आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी और टैरिफ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ को ध्यान में रखकर ये पैसा इंडिया में वापस आने लगेगा। और ये नोटिस किया गया है हिस्टोरिकली भी कि जब एफआईआईज वापस आते हैं कंट्री में, तो वो मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में निवेश नहीं करते। वो सबसे पहले लार्ज कैप में निवेश करते हैं और उसके बाद शायद अगर मार्केट फिर भी मोमेंटम दिखा रहे हैं तो मिड स्मॉल में पैसा जाता है। तो मैं ऐसा लग रहा है कि 2026 इंडिया विल डू बेटर देन ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया में भी लार्ज कैप में एलोकेशन होना चाहिए। तो अगर आप अपनी कोर पोर्टफोलियो को मूव मत कीजिए बिल्कुल, पर अगर आपके टैक्टिकल एलोकेशन में स्कोप है तो इंडिया इक्विटी में लार्ज कैप शायद मैं टैक्टिकली एलोकेट करूंगा 2026 के लिए। बिल्कुल, टैक्टिकल एलोकेशन, और साथ ही कम से कम इतना आपको ध्यान रखना चाहिए जो हमेशा हर एक एक्सपर्ट जो कहते हैं, वो ये कि आप सबसे पहले गोल तय करें और फिर निवेश शुरू करें। उससे होगा ये कि आप हमेशा ही अपने गोल के साथ इंटैक्ट रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच कीर्तन हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। हर्षवर्धन, आपको भी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और बहुत ही बेहतरीन एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजीज आप दोनों ही के द्वारा शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ म्यूचुअल फंड के इस शो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।